नमस्कार दोस्तों, यात्रा पथ चिन्ह चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रशांत महासागर में छिपे एक बेहद खूबसूरत, रहस्यमयी और अछूते द्वीप देश वानुअतु की सैर पर ले जाने वाले हैं। अपनी इस रोमांचक यात्रा में हम इस देश के अद्भुत रहस्यों, अनूठी संस्कृतियों और अचरज में डाल देने वाले तथ्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ इस सफर पर अपने यात्रा पथ चिन्ह छोड़ते हैं और शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प कहानी। नंबर 1, वानुअतु के बारे में बुनियादी जानकारी। वानुअतु गणराज्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,189 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है। ये क्षेत्र एक विशाल महासागर में फैले 83 ज्वालामुखीय द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इनमें से केवल 65 द्वीपों पर ही स्थायी रूप से लोग रहते हैं। बाकी द्वीपों का उपयोग मुख्य रूप से मौसमी तौर पर मछली पकड़ने के लिए किया जाता है या उन्हें सच्चे प्राकृतिक भंडार के रूप में संरक्षित किया गया है। एस्पिरितु सांतो, मालाकुला, मालाकुला, ए और टन्ना टन्ना जैसे बड़े द्वीपों की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ हैं, कुछ घने जंगलों से ढके हैं और कुछ अपने आज भी सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है। वानुअतु को दुनिया के सबसे अलग-थलग देशों में से एक भी माना जाता है। सबसे नजदीकी देश सोलोमन द्वीप है, जो लगभग 540 किलोमीटर दूर है। फिजी पूर्व में और भी दूर, लगभग 800 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया भी समुद्र के रास्ते 1700 किलोमीटर से अधिक दूर है। यह दूरी सीमित उड़ान विकल्पों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को असुविधाजनक बनाती है। शायद यही एक कारण है कि अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद हर साल केवल लगभग 1 लाख पर्यटक यहाँ आते हैं। इसकी तुलना में मालदीव, जो एक और द्वीप देश है, सालाना लगभग 1.5 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है, जिससे वानुअतु की संख्या काफी निराशाजनक लगती है। हालांकि इसके बदले में जब वन्य जीवों से होने वाले खतरों की बात आती है, तो वानुअतु ग्रह पर सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। यहाँ वस्तुतः कोई जहरीले सांप नहीं है, कोई शिकारी जानवर नहीं है और कई अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानलेवा कीड़े नहीं हैं। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र सदियों से अपेक्षाकृत अलग-थलग रहा है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों को दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अनूठे, यहाँ तक कि कुछ हद तक अजीब तरीकों से विकसित होने का मौका मिला है। विशेष रूप से यहाँ के पक्षियों के जीवंत पंख और गाने हैं, जो क्लासिक रिंगटोन धुनों की तरह लगते हैं। पौधों के जीवन में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो ऐसा लगता है जैसे वे किसी विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन फिल्म से बाहर आ गई हों। उन पौधों का तो जिक्र ही क्या, जिन पर अभी भी उनके संभावित औषधीय गुणों या उन उपयोगों के लिए शोध किया जा रहा है जो अभी भी अज्ञात है। मात्र 3,50,000 से अधिक लोगों की आबादी होने के बावजूद वानुअतु में आश्चर्यजनक रूप से 113 स्वदेशी भाषाएं हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक भाषाई घनत्व वाला देश बनाता है। औसतन हर 3,000 लोगों पर एक भाषा बोली जाती है। एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए वानुअतु के लोग बिस्लामा नामक एक सामान्य भाषा का उपयोग करते हैं। ये क्रियोल भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्थानीय भाषाओं का मिश्रण है। इसलिए जब आप सुनेंगे तो आपको कई परिचित शब्द मिलेंगे। पुरुषों को मैन और महिलाओं को वुमेन कहा जाता है, लेकिन बोलने का तरीका बहुत सरल और संक्षिप्त है। आई एम गोइंग टू द हाउस, आई एम गोइंग टू द हाउस कहने के बजाय वे मी गो लॉन्गस कहेंगे, जिसका अनुवाद मैं घर जाता हूं होता है। इसमें कोई क्रियाकाल वर्ब टेंसेस नहीं है, कोई जटिल संरचना नहीं है। वाक्य छोटे और सीधे होते हैं, बस इतने ही कि सुनने वाला समझ जाए। नंबर 2, सांस्कृतिक झटके। वानुअतु पहुंचने पर यहाँ के लोगों का रूप रंग काफी अनोखा लगता है, जो उन्हें पहली बार देखने वाले लगभग हर व्यक्ति को हैरान कर देता है। वे मेलानेशियन लोगों की सभी विशिष्ट विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि काली त्वचा, चौड़ी नाक, निम्न या मध्यम नाक का पुल, भरे हुए होठ
और घुंघराले बाल। हम जिस चीज से परिचित हैं, उसके अनुसार उनके बालों का रंग गहरा काला होना चाहिए। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि कई वानुअतु लोगों, विशेषकर बच्चों के बाल हल्के सुनहरे ब्लॉन्ड होते हैं, जो उत्तरी यूरोपीय लोगों के बालों से मिलते जुलते हैं। लंबे समय तक इस घटना को अत्यधिक धूप के संपर्क में आने, साल भर समुद्री भोजन के सेवन से लेकर पोषण संबंधी कमियों जैसे विभिन्न सिद्धांतों द्वारा समझाया गया था। हालांकि आधुनिक आनुवंशिक अध्ययनों ने एक और भी अधिक आकर्षक सच्चाई का खुलासा किया है। वानुअतु और सोलोमन द्वीप समूह के मेलानेशियन लोगों में टायर P1 नामक एक दुर्लभ जीन म्यूटेशन पाया जाता है। ये जीन इस बात को प्रभावित करता है कि शरीर मेलानिन का उत्पादन कैसे करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल हल्के सुनहरे रंग के होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वानुअतु में सुनहरे बाल बचपन के दौरान सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके बाल धीरे धीरे भूरे या गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं, लेकिन ये सामान्य बालों की तुलना में हल्के ही रहते हैं। यहाँ का बार कल्चर एक और हैरान करने वाला पहलू है। तेज संगीत और लोगों के ऊर्जावान होकर नाचने की उम्मीद के विपरीत वानुअतु के बार आश्चर्यजनक रूप से शांत होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय लोग मनोरंजन के लिए बार नहीं जाते हैं, बल्कि कावा पीने जाते हैं, जो एक देशी पौधे की जड़ों से बना एक पेय है। कावा उत्तेजना पैदा नहीं करता है, इसके बजाय ये मुंह को थोड़ा सुंद कर देता है, शरीर की लय को धीमा कर देता है और दिमाग को आराम देता है। कोई जितना अधिक पीता है, वह उतना ही अधिक सुस्त होता जाता है, मानो वह गहरी नींद में हो, लेकिन फिर भी अपनी आंखें खुली रखे हों। इसलिए भले ही वे नाचना चाहें, वे बस ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटा लेकिन आम झटका रोजमर्रा की बातचीत का तरीका है। वानुअतु के लोग अक्सर नमस्ते करने या हाँ में जवाब देने के लिए अपनी भौहें तेजी से उठाते हैं। यदि आप उनसे कुछ पूछते हैं और वे कुछ कहे बिना बस अपनी भौहें उठाते हैं, तो चिंता न करें, यही वास्तव में उनका उत्तर है। अंत में, एक विकासशील देश होने के बावजूद वानुअतु में आयातित वस्तुओं, बिजली और पर्यटन सेवाओं की लागत आश्चर्यजनक रूप से अधिक है, जो अक्सर कई बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की कीमतों से भी अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, मैकडॉनल्ड्स में एक फास्ट फूड भोजन की कीमत लगभग $9 से $10 है और एक कैपुचिनो लगभग $5 का है। बोतलबंद पानी या एक छोटा सोडा भी $2 का हो सकता है, जो कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इन अत्यधिक लागतों का कारण काफी हद तक वानुअतु की अत्यंत अलग-थलग भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न होता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, पनीर और वाइन जैसी अधिकांश वस्तुओं को बहुत दूर से आयात किया जाना चाहिए और भारी लागत पर समुद्र या हवा द्वारा ले जाया जाना चाहिए। इसलिए भले ही ये नक्शे पर एक छोटे शांतिपूर्ण द्वीप राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है, वानुअतु में रहने की लागत उतनी हल्की नहीं है जितना कि कई लोग सोच सकते हैं। क्या आप कावा आजमाना चाहेंगे और वानुअतु के किसी बार में जाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो नंबर 2 के साथ कमेंट करें। नंबर 3, वानुअतु और अन्य रोचक तथ्य। वानुअतु एक छोटा देश है, लेकिन इससे जुड़े तथ्य किसी भी तरह से छोटे नहीं हैं। सबसे पहली बात, वानुअतु की कोई नियमित सेना नहीं है। यह देश थल सेना, नौसेना या वायुसेना नहीं रखता है। इसके बजाय सुरक्षा को पुलिस बल और एक छोटी अर्धसैनिक इकाई द्वारा संभाला जाता है, जिसमें केवल कुछ 100 कर्मचारी शामिल हैं। ये इसे दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक बनाता है जिसने एक स्थायी सेना के बिना मौजूद रहना चुना है। कम ही लोग जानते हैं कि बंजी जंपिंग की उत्पत्ति न्यूजीलैंड से नहीं हुई थी, बल्कि वास्तव में इसकी शुरुआत वानुअतु से हुई थी। पेंटेकोस्ट द्वीप पर स्वदेशी लोग 500 से 1000 वर्षों से अधिक समय से नग होल NG होल नामक एक प्राचीन अनुष्ठान का अभ्यास करते आ रहे हैं। पुरुष अपने टखनों के चारों ओर लताएं बांधते हैं और अच्छी फसल की प्रार्थना करने तथा अपनी परिपक्वता साबित करने के लिए लगभग 20 से 30 मीटर ऊंचे लकड़ी के टावरों से छलांग लगाते हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय मिशनरियों ने
इस अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। हालांकि प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था और पेंटिकॉस्ट द्वीप के दक्षिणी हिस्से ने इस परंपरा को कायम रखा। फरवरी 1974 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस अनुष्ठान को देखने के लिए द्वीप का दौरा किया था और उन्होंने छलांग के दौरान एक दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के पास लौटते देखा। 20वीं सदी तक इस अनुष्ठान के बारे में दुनिया को पता नहीं चला था और इसी ने आधुनिक बंजी जंपिंग खेल को प्रेरित किया। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि वानुअतु में सूअर न केवल पालतू जानवर हैं, बल्कि धन का एक पैमाना भी है। प्राकृतिक रूप से घुमावदार दांतों वाले सूअर की कीमत दांतों के घुमाव के आधार पर कई हजार से दसियों हजार अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त शादियां करने, घर बनाने या महत्वपूर्ण उद्यम शुरू करने से पहले स्थानीय लोग अक्सर सूअर के कान चढ़ाने की रस्म करते हैं। उनका मानना है कि सूअर के कान भेंट करने से उनके पूर्वज और देवता प्रसन्न होंगे, जिससे परिवार में धन, भाग्य और रुतबा आएगा। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि वानुअतु लगभग पूरी तरह से व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स, विरासत कर, इनहेरिटेंस टैक्स या पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाता है। इस नीति के कारण वानुअतु को दक्षिण प्रशांत में टैक्स हेवन के रूप में जाना जाने लगा है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वानुअतु में 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। हालांकि वास्तविकता एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। प्राथमिक विद्यालय के बाद बच्चों के माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने की दर काफी कम है, जो लागत, द्वीपों के बीच भौगोलिक दूरी और पारिवारिक श्रम की जरूरतों के कारण केवल लगभग 30 से 40% है। इसलिए भले ही बुनियादी शिक्षा मुफ्त है, वानुअतु में कई बच्चों की शैक्षिक यात्रा अभी भी काफी जल्दी समाप्त हो जाती है। नंबर 4, वानुअतु में महिलाओं के रहस्य। वानुअतु की महिलाओं में दक्षिण प्रशांत के मेलानेशियन क्षेत्र की एक जंगली और जीवंत सुंदरता की विशेषता है। उनके पास मजबूत कांस्य, ब्रॉन्ज त्वचा, प्राकृतिक रूप से घने घुंघराले बाल और एक चमकदार मुस्कान है जो हमेशा मौजूद रहती है। उनकी सबसे प्रतिष्ठित छवि आइलैंड ड्रेस है, जिसमें बड़ी आस्तीन और एक चौड़ी भड़कीली स्कर्ट होती। कम ही लोग जानते हैं कि इस पोशाक शैली की उत्पत्ति शुरुआती मिशनरी काल से हुई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अधिक शालीन पोशाक लागू करना था। हालांकि इसे एक बाधा के रूप में स्वीकार करने के बजाय वानुअतु की महिलाओं ने इसमें चमकीले, गहरे रंग और जटिल कढ़ाई वाले फीते लेस जोड़कर इसे बदल दिया और इसे एक शानदार राष्ट्रीय पोशाक तथा इस द्वीप राष्ट्र की अचूक सांस्कृतिक पहचान के गौरव का स्रोत बना दिया। अपने रूप रंग से परे वानुअतु की महिलाएं सच्ची कुल माताएं, मैट्रियर्क्स हैं, जो अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ती हैं। पोर्ट विला के बाजारों में आप शक्तिशाली मार्केट ममास से मिलेंगे। वे केवल सब्जी बेचने वाली नहीं हैं, वे अपने परिवारों की प्रमुख वित्तीय प्रबंधक हैं। ये महिलाएं अक्सर अपने पूरे परिवार को बाजार ले आती हैं, व्यापार करने के लिए पूरे 1 सप्ताह तक बुनी हुई चटाइयों पर सोती हैं और अपने घर का समर्थन करने के लिए अपनी बचत का उपयोग करती हैं। विशेष रूप से पेंटिकॉस्ट और मुंबई अंबाई जैसे द्वीपों पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाएं वास्तविक रूप से अचल संपत्ति, रियल एस्टेट की मालकिन हैं। यहाँ भूमि का स्वामित्व माँ से बेटी को दिया जाता है। खेती करने से लेकर घर बनाने तक उस भूमि पर कुछ भी करने के इच्छुक पुरुषों को अनुमति मांगनी होगी और कबीले की महिलाओं से मंजूरी लेनी होगी। प्रेम और विवाह के मामलों में वानुअतु की महिलाएं बहुत व्यवहारिक हैं और हमेशा कस्टम नामक पारंपरिक रीति रिवाजों का सम्मान करती हैं। यदि आप यहाँ किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो आपको ब्राइड प्राइस की अवधारणा से परिचित होना होगा। हालांकि यह शब्द एक लेन देन की तरह लग सकता है, लेकिन इसका सही अर्थ एक मुआवजा शुल्क है जो दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को भेजता है। उपहारों में आम तौर पर लंबे दांतों वाले जंगली सूअर, जटिल रूप से बुनी हुई चटाइयां और भोजन शामिल होते हैं। वानुअतु के लोगों का मानना है कि दुल्हन के परिवार ने एक मूल्यवान संसाधन को पालने में काफी प्रयास किया है, इसलिए दूल्हे के परिवार को अपना आभार व्यक्त करने के लिए उपहार देने होंगे। आश्चर्यजनक रूप से
एक छोटे और गरीब देश से आने के बावजूद वानुअतु की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय सैंड कोर्ट में कड़ी प्रतिस्पर्धी हैं। उनकी महिला बीच वॉलीबॉल टीम प्रशांत क्षेत्र में एक शक्तिशाली ताकत है और अक्सर बड़े देशों के विरोधियों को चौंका देती है। उनसे जुड़ी संकोची छवि के विपरीत ये लड़कियां गर्म रेत पर नंगे पैरों के साथ अविश्वसनीय रूप से दृढ़ और मजबूत हैं। यदि आप वानुअतु की लड़की को जानने या उससे बातचीत शुरू करने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव जानना चाहते हैं तो कृपया नंबर 3 के साथ कमेंट करें और हम साझा करेंगे। नंबर 5, लोग वस्तुओं और प्रिंस फिलिप की पूजा करते हैं। वानुअतु में लोग कभी सामान और प्रिंस फिलिप दोनों की पूजा करते थे। ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये वास्तविक मान्यताएं हैं जो कभी प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपों पर फली फूली थी। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई, जब वानुअतु और मेलानेशिया के कई द्वीपों के निवासियों ने पहली बार अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के हवाई जहाजों और आधुनिक सामानों को देखा। स्थानीय लोगों ने विदेशी सैनिकों को संकेत देते, आदेश पढ़ते और एंटीना लगाते हुए देखा, जिसके कारण आसमान से सामान की बारिश होने लगी। डिब्बाबंद भोजन, कपड़े और दवा से लेकर मशीनरी तक सब कुछ। जब युद्ध समाप्त हुआ और सैनिक पीछे हट गए तो सामान गायब हो गया। स्थानीय लोगों के लिए जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के संपर्क में नहीं आए थे, उनका मानना था कि ये वस्तुएं देवताओं या पूर्वजों के उपहार थे और ये कि गोरे लोग उन्हें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए केवल चुने हुए लोग थे। नतीजतन कुछ समुदायों ने उस प्रथा का अभ्यास करना शुरू कर दिया जिसे पश्चिमी मानवशास्त्रियों ने बाद में कार्गो कल्ट्स कहा। उन्होंने मिट्टी से अस्थायी रनवे बनाए, बांस से हवाई जहाजों और रेडियो के मॉडल बनाए और यहाँ तक कि पश्चिमी सैनिकों के अनुष्ठानों की नकल करने के लिए सैन्य परेड का आयोजन भी किया। उनका मानना था कि इन कार्यों को सटीक रूप से दोहराने से दिव्य सामान वापस आ जाएगा। इस कार्गो विश्वास से तन्ना के लोगों की आस्था में एक विशेष व्यक्ति उभरा। जॉन फ्रॉम को एक रहस्यमय अमेरिकी माना जाता है, जिसने सामान, धन और एक समृद्ध जीवन के साथ लौटने का वादा किया था। दशकों से कुछ समुदाय हर साल 15 फरवरी को त्योहार मनाते हैं। जॉन फ्रॉम के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, जिसमें अमेरिकी झंडे, घर पर बनी वर्दी और कार्गो पंथ परंपराओं में गहराई से जड़े अनुष्ठान शामिल होते हैं। आज जैसे जैसे आधुनिक दुनिया अधिक परिचित हो गई है, इनमें से अधिकांश कार्गो मान्यताएं धीरे धीरे फीकी पड़ गई हैं। लेकिन ये सबसे अजीब बात नहीं है। तन्ना द्वीप पर याओआन गांव का एक छोटा सा समुदाय मानता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप एक जीवित भगवान है। ये धारणा पहाड़ के देवता के एक हल्के रंग के बेटे के बारे में एक प्राचीन स्थानीय किंवदंती से उपजी है, जिसने द्वीप छोड़ दिया था और एक दिन सत्ता और समृद्धि के साथ वापस लौटेगा। जब स्थानीय लोगों को ब्रिटिश शाही परिवार के बारे में उस समय पता चला, जब वानुअतु ब्रिटेन और फ्रांस का संयुक्त उपनिवेश था, तो उनका मानना था कि प्रिंस फिलिप उस किंवदंती के व्यक्ति थे। उल्लेखनीय बात यह है कि यह विश्वास कोई मजाक या क्षणभंगुर अंधविश्वास नहीं है। ग्रामीणों ने कभी प्रिंस फिलिप की तस्वीरों को अपने सामुदायिक केंद्र में लटका दिया था और उन्हें पवित्र वस्तुएं माना था। वास्तव में प्रिंस फिलिप को इस आंदोलन के बारे में पता था और उन्होंने ग्रामीणों को उपहारों के साथ हस्ताक्षरित तस्वीरें भी भेजी थीं। बदले में उन्होंने उन्हें पारंपरिक चीजें भेजी, जैसे कि औपचारिक गदा। 2021 में प्रिंस फिलिप के निधन के बाद कुछ समुदाय के सदस्यों का मानना था कि उनकी आत्मा पूर्वजों के पास लौट आई है, जबकि अन्य लोगों ने सोचा कि वह मूल किंवदंती की भविष्यवाणी के अनुसार फिर से जन्म लेंगे या किसी अन्य रूप में वापस आएंगे। नंबर 6, वानुअतु की 4 सबसे अजीब जनजातियां। क्या आप जानते हैं कि वानुअतु में ऐसी जनजातियां हैं जिनका नाम पुरुषों के संवेदनशील अंगों के कवर के आकार के आधार पर रखा गया है? ये मालाकुला द्वीप पर बिग नंबस और स्मॉल नंबस जनजातियां हैं। स्थानीय भाषा में नंबस शब्द का अर्थ शरीर के निचले हिस्से के लिए एक सुरक्षात्मक थैली है। बिग नंबस समूह के पुरुष अपनी कमर के चारों ओर बैंगनी पैंडनस के पत्तों का एक बड़ा और मोटा बंडल लपेटते हैं, जबकि स्मॉल नंबस समूह केवल एक छोटी पत्ती या एक साथ बंधी छाल के
एक साधारण टुकड़े का उपयोग करता है। न केवल उनका एक दिलचस्प नाम है, बल्कि इन दोनों जनजातियों को दुनिया की उन अंतिम जनजातियों में से कुछ के रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने नरभक्षण कैनिबलिज्म को त्याग दिया था। अतीत में वे मानते थे कि अपने दुश्मनों का मांस खाने से वे उनकी ताकत और भावना को सोख लेंगे। 1960 तक ऐसा नहीं था, जब ईसाई मिशनरी पहुंचे और उन्हें नए धार्मिक मूल्यों के साथ राजी किया। तब जाकर ये प्रथा पूरी तरह से बंद हो गई। यदि आपको लगता है कि पैंडनेस पत्ती की पोशाक काफी अजीब है, तो येल जनजाति से मिलने के लिए तन्ना द्वीप पर जाएं, जो ऐसे निवासी हैं जो भविष्य की हर चीज को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। ये जनजाति बिजली, फोन, पैसे और निश्चित रूप से आधुनिक कपड़ों को ना कहती है। वे पूरी तरह से शिकार और भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें पुरुष नंबस पहनते हैं और महिलाएं सूखी छाल के रेशों से बुनी हुई घास की स्कर्ट पहनती हैं। इस जनजाति का सबसे मजेदार पहलू ये है कि आधुनिकता को अस्वीकार करने के बावजूद वे एक बार सच्चे फिल्म स्टार बन गए थे। फिल्म तन्ना, जिसमें जनजाति के अपने लोग प्रमुख भूमिकाओं में थे, को 2017 में अप्रत्याशित रूप से ऑस्कर नामांकन मिला था। इन नंगे पैर वाले अभिनेताओं ने अपनी घास की स्कर्ट में हॉलीवुड में ग्लैमरस रेड कार्पेट पर चलकर विश्व मीडिया को खौफ में डाल दिया था। हालांकि जैसे ही पुरस्कार समारोह समाप्त हुआ, उन्होंने तुरंत उन शानदार सूटों को पीछे छोड़ दिया जो उन्हें अपनी फूस की झोपड़ियों में लौटने के लिए दिए गए थे। वानुअतु एक और जनजाति का भी घर है जिसने कभी पश्चिमी खोजकर्ताओं को चौंका दिया था, जिन्होंने सोचा था कि उनका सामना एलियन से हुआ है। ये है दक्षिणी मालाकुला द्वीप की लंबी सिर लॉन्ग हेड वाली जनजाति। इस जनजाति के सदस्यों का मानना है कि पीछे की ओर लंबा सिर बेहतर बुद्धि, महान सुंदरता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। इस रूप को प्राप्त करने के लिए माताएं अपने नवजात शिशु के सिर के चारों ओर छाल का एक टुकड़ा कसकर लपेटती हैं जब वे केवल 1 महीने के होते हैं, जिससे अभी भी मुलायम खोपड़ी लंबवत बढ़ने के लिए मजबूर हो जाती है। ये प्रक्रिया कई महीनों तक जारी रहती है, जब तक कि सिर का आकार स्थायी रूप से बदल नहीं जाता। यद्यपि बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं के कारण इस प्रथा को आज समाप्त कर दिया गया है, फिर भी आप अजीब तरह से लंबी खोपड़ी वाले जनजाति के अंतिम बुजुर्गों से मिल सकते हैं, जो एक चरम सौंदर्य मानक का प्रमाण है जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। अंत में हम एम्ब्रम द्वीप की उस जनजाति के जादूगरों को नहीं भूल सकते जिसे दक्षिण प्रशांत के जादू केंद्र के रूप में जाना जाता है। अमराम के पुरुष अपने मंत्र मुक्त कर देने वाले रोम नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां वे खुद को सूखे केले के पत्तों से बनी विशाल वेशभूषा में छुपाते हैं, खुद को सिर से पैर तक ढक लेते हैं और बुरी आत्माओं को दर्शाने वाले जटिल रूप से नक्काशीदार लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। जनजाति के भीतर जादूगर पूर्ण शक्ति रखते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि वे बारिश बुलाने, तूफानों को रोकने या उन बीमारियों को ठीक करने के लिए ज्वालामुखीय आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा ठीक नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि पड़ोसी द्वीपों के निवासी भी जादू। नंबर 7, पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय स्थान वानुअतु को ग्रह, जहाँ ये विशाल, उन्होंने द्वीपों की पूरी श्रृंखला का निर्माण किया है जो आज वानुअतु बनाते हैं। साथ ही इस क्षेत्र को ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि के लिए एक हॉटस्पॉट भी बनाते हैं। आज तक ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अभी भी जारी हैं जो वानुअतु को गति की निरंतर स्थिति में रखती हैं। वानुअतु में कुल 22 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 13 निष्क्रिय हैं, जबकि 9 या तो सुलग रहे हैं या उबल रहे हैं, जिनमें से 7 जमीन पर और 2 समुद्र के नीचे स्थित हैं। उनमें से एम्ब्रम द्वीप 2 अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों बेनबो और मारम के साथ सबसे प्रमुख ज्वालामुखीय स्थलों में से एक है। इसे अक्सर आग के द्वीप के रूप में जाना जाता है। दूर से ज्वालामुखी के क्रेटर से धूसर धुआं और लाल लपटें उठती देखी जा सकती हैं, जो रात में आसमान को रोशन कर देती हैं। जैसे जैसे कोई पास आता है, दृश्य उबलते हुए लावा, घूमती हुई गैसों और प्राचीन हरे जंगलों के बीच बिखरी हुई काली राख के पैच के साथ भारी हो जाता है। अमराम के अलावा तन्ना द्वीप पर माउंट यासुर भी एक प्रसिद्ध गंतव्य है। इसे दुनिया में सबसे सुलभ सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।
250 से अधिक वर्षों से यासुर लगभग रोजाना फटता रहा है। आगंतुक क्रेटर के ठीक किनारे पर खड़े होकर हवा में राख और लावा को निकलते हुए देख सकते हैं, जिससे एक ऐसा दृश्य बनता है जो शानदार होने के साथ साथ संभावित रूप से खतरनाक भी है। न केवल वानुआतू के ज्वालामुखी वर्तमान में उल्लेखनीय हैं, बल्कि वे असाधारण परिमाण के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विस्फोटों से भी जुड़े हुए हैं। ये द्वीपों में कई बड़े क्रेटर के अस्तित्व से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। इनमें से एक क्रेटर एक ऐसे विस्फोट से बना था जिसके बारे में माना जाता है कि वह लगभग 50 ईस्वी 50 एडी में हुआ था, जिसे सबसे विस्फोटक घटनाओं में वर्गीकृत किया गया है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक VEI के अनुसार इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा को करोड़ों मेगाटन TNT के बराबर होने का अनुमान लगाया गया है, जो दसियों हजार हिरोशिमा परमाणु बमों के संयुक्त होने से भी अधिक मजबूत है। इतना कि यह परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है और पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ज्वालामुखियों के अलावा वानुअतु दुनिया में सबसे अधिक भूकंप घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। औसतन देश हर साल 4 या उससे अधिक तीव्रता के लगभग 200 भूकंप दर्ज करता है। हालांकि अधिकांश झटके मामूली होते हैं, लेकिन गंभीर आपदाएं भी आई हैं। 1999 में सुनामी के साथ आए भूकंप के परिणाम स्वरूप 10 मौतें और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। सबसे हालिया भूकंप 2024 में राजधानी पोर्टवा में 7.3 की तीव्रता के साथ आया था, जिसमें 14 मौतें, 265 घायल हुए थे और $231.7 मिलियन का नुकसान हुआ था, जो देश की GDP के लगभग 19.1% के बराबर था। नंबर 8, वानुअतु के निर्माण का इतिहास। वानुअतु राष्ट्र को बनाने वाले उष्णकटिबंधीय द्वीप लगभग 3000 वर्षों से आबाद हैं। पहले निवासी अरानेशियन/ऑस्ट्रोनेशियन लोग थे, जो प्रशांत महासागर के विशाल जल क्षेत्र में डोंगी कैनू द्वारा पलायन कर गए थे। वे स्थायी रूप से बस गए, कृषि विकसित की, मछली पकड़ने में लगे और अपना खुद का सांस्कृतिक जीवन बनाया। रॉक पेंटिंग और रेत पर बनाए गए पैटर्न के माध्यम से अपनी छाप छोड़ी। बाहरी दुनिया से सापेक्ष अलगाव के हजारों वर्षों के बाद ये द्वीप 1606 में पहली बार यूरोपीय लोगों द्वारा दर्ज किए गए थे। एक खोज यात्रा के दौरान एक पुर्तगाली नाविक द्वीपों में से एक पर उतरा और उसका नाम सैंटा रखा। हालांकि इस यात्रा से कोई बस्ती स्थापित नहीं हुई और वानुअतु 1.5 सदी से अधिक समय तक भुला दिया गया। 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसी नाविक इस क्षेत्र से गुजरे और उन्होंने अपनी शब्दावली के अनुसार द्वीप समूह का नाम रखा। कुछ वर्षों बाद ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक ने एक विस्तृत सर्वेक्षण किया और द्वीप समूह का नाम एक बार फिर बदल दिया। यह नाम यूरोपीय शासन की अवधि के दौरान इस्तेमाल किया गया था और वानुअतु के 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त करने तक जारी रहा। 19वीं सदी से ईसाई मिशनरियों ने द्वीपों पर व्यापक गतिविधियां शुरू की। उन्होंने अपने विश्वास को फैलाया और स्वदेशी लोगों की कई पारंपरिक प्रथाओं को बदलने की कोशिश की, जिसमें नरभक्षण भी शामिल था। लगभग उसी समय ब्रिटिश और फ्रांसीसी बसने वाले लोग यहाँ पहुंचे और केले तथा नारियल के लिए बागान स्थापित किए। यूरोपीय आबादी तेजी से बढ़ी, जिससे द्वीप समूह के नियंत्रण को लेकर तनाव पैदा हो गया। एक पक्ष को सत्ता में रखने की अनुमति देने के बजाय ब्रिटिश और फ्रांसीसी वानुअतु को एक विशेष साझा तंत्र के तहत संयुक्त रूप से प्रशासित करने के लिए सहमत हुए। प्रत्येक देश ने अपनी कानूनी व्यवस्था, भाषा और प्रशासनिक संरचना बनाए रखी, जिसने सामाजिक जीवन को जटिल और उलझा दिया। इस शासन मॉडल को स्वदेशी लोगों का अधिक समर्थन नहीं मिला, जिन्हें उनके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों से दरकिनार कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वानुअतु ने प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक स्थिति रखी थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी शासन के तहत स्वदेशी आबादी ने श्रम में भाग लिया और जापान के खिलाफ लड़ाई में द्वीपों पर तैनात अमेरिकी बलों का समर्थन किया। मित्र देशों की सेनाओं, अलाइड ट्रूप्स की उपस्थिति से बुनियादी ढांचे और सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसने बाद के परिवर्तनों की नींव रखी। युद्ध के बाद औपनिवेशिक सरकार ने आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शुरू किया, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार किया।
पर्यटन उद्योग धीरे धीरे उभरा और विकसित हुआ, जिससे द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते खुले। इन बदलावों ने स्थानीय आबादी के बीच आत्मनिर्णय की बढ़ती मांग में योगदान दिया। 1980 में वानुअतु ने आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त की। शुरुआती वर्षों में देश ने कई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आज तक अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति बनाए रखी है। नंबर 9, दुनिया का सबसे अनियमित राजधानी शहर। क्या आप जानते हैं कि वानुअतु की राजधानी पोर्ट वा में यदि आप किसी प्रियजन को एक पोस्टकार्ड भेजना चाहते हैं तो आप सड़क पर मेल बॉक्स नहीं खोजते हैं, बल्कि अपनी सांस रोककर समुद्र के तल में गोता लगाते हैं। राजधानी के तट से कुछ ही दूरी पर हाइडवे द्वीप, हाइडवे आइलैंड पर दुनिया का एकमात्र चालू पानी के नीचे का डाकघर स्थित है। ये लगभग 3 मीटर की गहराई पर स्थित है। नियमित डाक टिकटों का उपयोग करने के बजाय आपको विशेष जलरोधक प्लास्टिक पोस्टकार्ड खरीदने होंगे और उन्हें फाइबर ग्लास से बने मेल बॉक्स में छोड़ने के लिए नीचे गोता लगाना होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस डाकघर में वास्तविक कर्मचारी हैं। वे ऑक्सीजन टैंक पहनने वाले पेशेवर गोताखोर हैं और पानी के ठीक नीचे डाक को मान्य करने के लिए एक विशेष स्टैंप का उपयोग करते हैं। हालांकि यह एक पर्यटक नौटंकी की तरह लग सकता है, लेकिन यह दैनिक डाक संग्रह कार्यक्रम के साथ एक गंभीर डाक सेवा है, जिससे पोर्टवा एकमात्र ऐसी राजधानी बन जाती है जहां पोस्टल कोड याद रखने की तुलना में तैराकी कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। पोर्टवा में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी एक ऐसे तर्क पर काम करती है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को अपनी पहली मुठभेड़ में सिर खुजलाने के लिए मजबूर कर सकता है। परिवहन का मुख्य साधन यहाँ 15 सीटों वाली वैन है, जिसे उनकी लाइसेंस प्लेटों पर चमकीले लाल बी से पहचाना जा सकता है। अजीब बात यह है कि यात्रियों के बस स्टॉप पर इंतजार करने के बजाय बसें ही यात्रियों की तलाश में निकल जाती हैं। जब आप हाथ हिलाते हैं और वाहन पर चढ़ते हैं तो ड्राइवर पूछेगा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? एक निर्धारित मार्ग का पालन करने ड्राइवर वैन को एक तरह की साझा टैक्सी में बदल देता है। प्रत्येक व्यक्ति को उनके दरवाजे या कार्यालय में सबसे सुविधाजनक क्रम में छोड़ने के लिए गलियों से होकर गुजरता है। कभी कभी आपको एक मिनी सिटी टूर भी मिल सकता है, क्योंकि ड्राइवर को किसी अन्य यात्री को विपरीत दिशा में छोड़ना होता है, लेकिन बदले में आपको इतनी कम कीमत पर डोर टू डोर सेवा मिलती है जो कि किसी सस्ते सौदे से कम नहीं है। अंत में, यदि आप पैकेज भेजने या दोस्तों से मिलने के लिए पोर्ट विला में किसी विशिष्ट पते को खोजने की योजना बनाते हैं तो खो जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि शहर दैनिक जीवन में शायद ही कभी घर के नंबर या सड़क के नाम का उपयोग करता है। यद्यपि आधिकारिक मानचित्रों पर सड़कों के नाम हैं, यदि आप किसी स्थानीय से पूछते हैं तो वे आपको पहचानने योग्य स्थलों के आधार पर निर्देश देंगे। राजधानी में एक विशिष्ट पता कुछ इस तरह लग सकता है। मेरा घर चीनी आदमी के स्वामित्व वाले किराना स्टोर के सामने बहुत भौंकने वाले कुत्ते वाले नीले घर के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे है। यह विश्वास आधारित नेविगेशन प्रणाली इतनी आसानी से काम करती है कि यहाँ तक कि डिलीवरी कर्मी या इलेक्ट्रिशियन भी गूगल मैप्स का उपयोग करने के बजाय अंतर्ज्ञान इंट्यूशन के आधार पर घर ढूंढने के आदी हैं। नंबर 10, रहस्यमयी जगहें जिनका स्पष्टीकरण अभी बाकी है। टोका द्वीप, टोका आइलैंड, जिसे हैट द्वीप भी कहा जाता है, फेट द्वीप के पश्चिमी तट पर छिपा हुआ है और दक्षिण प्रशांत के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक मृत्यु के रहस्य में डूबा हुआ है। 13वीं शताब्दी में रोही माता नामक एक शक्तिशाली प्रमुख का निधन हो गया था और इस द्वीप को उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुना गया था। 1967 में जब पुरातत्वविदों ने दफना स्थल की खुदाई की तो वे यह जानकर चकित रह गए कि प्रमुख रोही माता जमीन के नीचे अकेले नहीं थे। उनके आसपास 50 से अधिक अन्य व्यक्तियों के अवशेष थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिन्हें अत्यंत सटीक स्थिति में व्यवस्थित किया गया था। विवाद इन व्यक्तियों की मुद्रा और स्थिति में है, क्योंकि वहां हथियार से मौत या जबरन हिंसा के कोई संकेत नहीं थे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इन लोगों ने शायद कोई जहर खा लिया हो या उन्हें बेहोश कर दिया गया हो और मृत्यु के बाद के जीवन में उनके प्रमुख के साथ जाने के लिए उन्हें जिंदा दफना दिया गया हो। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं
कि जनजाति के इतने सारे सदस्य स्वेच्छा से और सामूहिक रूप से इतने चरम तरीके से अपने जीवन का बलिदान क्यों करेंगे। बाद के 600 से अधिक वर्षों के लिए ये द्वीप एक पूर्ण वर्जना टेबू बन गया और किसी भी स्थानीय निवासी ने इस दफन अनुष्ठान से जुड़े आध्यात्मिक शापों के डर से इस पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। अराटोका द्वीप के अनुत्तरित रहस्यों के साथ साथ मालाकुला के खतरनाक प्राचीन जंगल है, जो पूरे जंगल में बिखरे हुए मेगालिथ बड़े पत्थरों के खेतों का घर है। इन विशाल पत्थरों का वजन कई टन है और इन्हें एक विशेष प्रकार की ज्वालामुखीय चट्टान के रूप में पहचाना जाता है, जो वर्तमान गांवों के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद नहीं है। इन भारी पत्थरों को खड़ी घनी जंगल की पगडंडियों और मालाकुला की जटिल जलधाराओं के पार कैसे ले जाया गया, ये आधुनिक इंजीनियरों के लिए एक हैरान करने वाला सवाल बना हुआ है। केवल आदिम पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग करने वाली जनजाति के पास ऐसी कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों में उन्हें दसियों किलोमीटर की लंबी दूरी तक ले जाने की ताकत या परिवहन तकनीक नहीं हो सकती थी। ये पत्थर बेतरतीब ढंग से नहीं रखे गए हैं, वे सीधी रेखाओं या वृत्तों में व्यवस्थित हैं, जो वर्ष के विशिष्ट समय में आकाश में नक्षत्रों के साथ संरेखित अलाइंड होते हैं। जब उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है तो स्मॉल नंबर्स जनजाति के बुजुर्ग केवल यही दावा करते हैं कि ये पत्थर अपने आप अपनी वर्तमान स्थिति में चले गए थे या सिर्फ एक रात में दिव्य शक्तियों द्वारा खड़े कर दिए गए थे। इन संरचनाओं का असली उद्देश्य पूरी तरह से अस्पष्ट बना हुआ है, क्योंकि वे प्राचीन मनुष्यों द्वारा बस्ती या खेती के कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि इन पत्थरों में आत्माएं हैं और जो लोग भौतिक रूप से उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं उन्हें अक्सर रहस्यमयी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है या वे अस्पष्टीकृत बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जिससे ये क्षेत्र दुनिया के पुरातात्विक मानचित्र पर सबसे गूढ़ स्थानों में से एक बन जाता है। नंबर 11, वानुअतु में खूबसूरत जगहें। शैम्पेन होल, जो एस्पिरितु सांतो द्वीप के तट पर स्थित है, वानुअतु में सबसे प्रसिद्ध डाइविंग स्थानों में से एक है। यह एक उथली प्रवाल भित्ति है जहां से समुद्र तल से लगातार बुलबुले उठते हैं, जो शैम्पेन के झाग के समान होते हैं। ये बुलबुले वास्तव में समुद्र के तल के नीचे दरारों से निकलने वाली ज्वालामुखीय गैस हैं, लेकिन यह क्षेत्र तैरने और डाइविंग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जब ज्वार कम होता है तो आगंतुक सीधे गैस वेंट के ऊपर तैर सकते हैं और गर्म पानी को अपनी त्वचा को धीरे से छूते हुए महसूस कर सकते हैं। यहाँ पानी का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक है, जो आम समुद्र तटों की तुलना में बहुत अलग अनुभूति पैदा करता है। शैम्पेन बीच के आसपास बारीक सफेद रेत और हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, जबकि सतह के नीचे घने मूंगे, कोरल और उष्णकटिबंधीय मछलियां पनपती हैं, जो इस स्थान को प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ कम अनुभवी गोताखोरों के लिए भी आकर्षक बनाती हैं। कुछ ही दूरी पर एस्पिरितु सांतो द्वीप पर मिलेनियम केव है। यह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में से एक है और यहाँ केवल कई घंटों तक जंगल से होकर ट्रैकिंग के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। गुफा में जाने की यात्रा में नदियों को पार करना, चट्टानों पर चढ़ना और घने, काफी हद तक अछूते जंगलों के माध्यम से नेविगेट करना शामिल है। गुफा के अंदर ऊंची पत्थर की छत, सिर के ऊपर लटकते बड़े स्टैलेक्टाइट्स और गुफा के अंदर से बहने वाली एक भूमिगत नदी एक लुभावनी वातावरण बनाती है। स्थानीय लोगों के लिए ये गुफा कई मौखिक कहानियों से जुड़ी है और कभी इसे एक पवित्र स्थान माना जाता था। हर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। आज भी टूर का प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। गुफा के भीतर प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करने से बचने के लिए आगंतुकों की संख्या को सीमित किया गया है। इस द्वीप पर एक और उल्लेखनीय स्थान मिलियन डॉलर पॉइंट है। यह वह जगह है जहां 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिकी सेना ने समुद्र में लाखों डॉलर के सैकड़ों टन सैन्य उपकरणों को फेंक दिया था। युद्ध के बाद अमेरिकी सेना उस समय वानुअतु पर शासन करने वाले ब्रिटिश और फ्रांसीसी औपनिवेशिक अधिकारियों को ये उपकरण बेचना चाहती थी, लेकिन कीमत के समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के बाद उन्होंने इसे मुफ्त में छोड़ने के बजाय
सब कुछ नष्ट करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब सैकड़ों ट्रक, बुलडोजर, क्रेन, विमान के इंजन और आपूर्ति के अनगिनत बक्से सीधे समुद्र में उतार दिए गए। दशकों से खारे समुद्री पानी ने युद्ध की इन क्रूर मशीनों को एक विशाल कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया है, जहां मूंगे और उष्णकटिबंधीय मछलियों ने जंग लगे धातु के फ्रेम पर अपना निवास बना लिया है। आपको केवल स्नॉर्कलिंग गियर पहनने और सैन्य ट्रकों के टायरों को छूने या नीले पानी के नीचे एक दूसरे के ऊपर पड़े बुलडोजरों को देखने के लिए किनारे से कुछ मीटर की दूरी पर तैरने की आवश्यकता है। नंबर 12, वानुअतु के अनूठे त्योहार। हर साल सितंबर के आसपास गावा द्वीप पर आयोजित होने वाला जल संगीत समारोह वाटर म्यूजिक फेस्टिवल वानुअतु में सबसे अनोखे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है, जहां सभी ध्वनियां समुद्र के पानी से उत्पन्न होती हैं। ये अनुष्ठान स्थानीय महिलाओं की विशेषता है, जो पानी के भीतर कमर की गहराई तक एक पंक्ति में खड़ी होती हैं और मुख्य संगीत वाद्य यंत्र के रूप में अपने हाथों का उपयोग करती हैं। विभिन्न हाथों की हरकतें गहरी आवाजें पैदा करती हैं, जो थंडर ड्रम, तेज तालियों या पानी के छींटों के समान होती हैं, जो बारिश के गिरने और समुद्र की लहरों के टकराने की आवाज की नकल करती हैं। ये जलगीत अक्सर जनजाति के ऐतिहासिक किंवदंतियों या रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे मछली पकड़ने और डोंगी कैनूइंग चलाने की कहानियां बताते हैं, जबकि जल संगीत नरम और कोमल होता है। हर साल 30 नवंबर को रॉ द्वीप रॉ आइलैंड पर आयोजित होने वाला स्ट्रीट एंड्रयूज फेस्टिवल एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है, धर्म को समुद्र में जीवित रहने के कौशल के साथ जोड़ता है। इस त्योहार का सबसे प्रभावशाली पहलू पारंपरिक मछली पकड़ने का अनुष्ठान है, जिसे राव के नाम से जाना जाता है। प्रतिभागी पानी के नीचे एक रेखा बनाते हैं और समुद्र के एक विशाल क्षेत्र को साफ करने के लिए एक लंबी रस्सी का उपयोग करते हैं, जिससे मछलियां उथली प्रवाल भित्तियों में आ जाती हैं ताकि उन्हें हाथ या भाले से पकड़ा जा सके। एक सामुदायिक दावत के लिए भारी मात्रा में मछली पकड़ने के बाद दाव के पुरुष विशिष्ट स्नेक डांस करते हैं। अत्यधिक जहरीले समुद्री सांप की तरह दिखने के लिए उनके शरीर पर काली और सफेद धारियां चित्रित होती हैं। ये सुंदर और फुर्तीली हरकतें न केवल मनोरंजन का काम करती हैं, बल्कि समुद्र के प्रति समुदाय के सम्मान और खतरनाक समुद्री यात्राओं के दौरान आध्यात्मिक शक्तियों से सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाओं को भी व्यक्त करती हैं। नंबर 13, वानुअतु के दिलचस्प व्यंजन लैप लैप। वानुअतु में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है और ये त्योहारों और शादियों से लेकर सामुदायिक समारोहों तक लगभग हर महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद होता है। ये व्यंजन कद्दूकस किए गए रतालू, तारो या कसावा को नारियल के दूध के साथ मिलाकर बनाया जाता है और इसके ऊपर सुअर का मांस, मछली या चिकन डाला जाता है। लैप लैप का उल्लेखनीय पहलू इसके स्वाद में नहीं, बल्कि इसकी सामाजिक भूमिका में है। लैप लैप तैयार करना अक्सर एक सामुदायिक गतिविधि होती है, जिसमें कई लोग जड़ वाली सब्जियों को कद्दूकस करने, आग जलाने और बेक करने के समय में भाग लेते हैं। कई गांवों में लैप लैप को आतिथ्य सत्कार के उपाय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सम्मानित अतिथियों को अक्सर सबसे अधिक मांस और नारियल वाले हिस्से का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लैप लैप के अलावा तुलुक एक और व्यंजन है जो स्पष्ट रूप से वानुअतु के लोगों के श्रम और गतिशीलता से जुड़ी खाने की आदतों को दर्शाता है। तुलुक बाहर की तरफ कद्दूकस की गई जड़ वाली सब्जियों की एक परत और अंदर सुअर का मांस या मछली की फिलिंग के साथ एक लंबी लोई जैसा दिखता है। इस व्यंजन को केले के पत्तों में कसकर लपेटा जाता है और बेक किया जाता है, जिससे इसे कई अन्य व्यंजनों की तुलना में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि इसे ले जाना आसान है और इसे ठंडा भी खाया जा सकता है, तुलुक अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा खेतों में काम करने, समुद्र में मछली पकड़ने या द्वीपों के बीच लंबी यात्राओं के दौरान तैयार किया जाता है। एक और व्यंजन जो अक्सर आगंतुकों की जिज्ञासा को बढ़ाता है, वो है फ्रूट बैट, फल खाने वाली चमगादड़ का मांस, एक ऐसी प्रजाति जो वानुअतु के द्वीपों पर प्रचुर मात्रा में है। चमगादड़ को प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, विशेष रूप से ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जहां कम पशुधन है। चमगादड़ का मांस आमतौर पर दैनिक उपभोग किए जाने के बजाय
सामुदायिक भोजन या उत्सव के अवसरों पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ताज़ा समुद्री भोजन वानुअतु के व्यंजनों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें मछली और शेलफिश शामिल है, जिन्हें पकड़े जाने के लगभग तुरंत बाद ही खा लिया जाता है। कई तटीय क्षेत्रों में ताजी मछली को बारीक काटा जाता है और नारियल के दूध तथा जंगली नींबू के रस के साथ मिलाया जाता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में एक लोकप्रिय व्यंजन बन जाता है। विशेष रूप से ये प्रथा इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि सभी द्वीपों के पास भोजन को लंबे समय तक संरक्षित करने के साधन नहीं है, जिससे ताजे भोजन का सेवन करना एक प्राकृतिक समाधान बन जाता है। नंबर 14, वानुअतु में रहने की लागत। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वानुअतु में रहने की लागत आमतौर पर काफी अधिक है। इसलिए नीचे दिए गए विशिष्ट आंकड़े आपको वास्तविक खर्चों पर विचार करते समय एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में मदद करेंगे। पोर्टवा के शहर के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया लगभग $1,600 से $3,100 प्रति माह है, जबकि शहर के केंद्र के बाहर ये लगभग $1,500 से $2,900 है। बाहर खाने पर मध्य श्रेणी के रेस्तरां में भोजन काफी अलग अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 3 कोर्स के भोजन के लिए प्रति व्यक्ति $10 से $30 के बीच आता है, और कैजुअल भोजनालयों में फास्ट फूड आमतौर पर प्रति सर्विंग $8 से $15 खर्च कराता है। स्थानीय बियर और कैफे या बार जैसे पेय पदार्थों की कीमत लगभग $3 से $6 प्रति बोतल है। एक मध्यम घर के लिए बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी उपयोगिताओं की लागत आमतौर पर एयर कंडीशनिंग या बड़े विद्युत उपकरणों के उपयोग के आधार पर $100 से $180 प्रति माह के बीच होती है। बेसिक इंटरनेट और मोबाइल फोन पैकेज भी $40 से $60 प्रति माह तक होते हैं। और यदि आप स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विकल्प चुनते हैं, तो लागत आमतौर पर $100 से $120 प्रति माह के बीच आती है। परिवहन के लिए गैसोलीन की कीमतें $1.6 से $2.1 प्रति लीटर तक होती हैं, जिससे व्यक्तिगत वाहन यात्रा अन्य रहने की लागतों की तुलना में अपेक्षाकृत महंगी हो जाती है, खासकर यदि आप फेरी या घरेलू उड़ानों से द्वीप भ्रमण आइसलैंड हॉपिंग कर रहे हैं, जहां दूरी के आधार पर लागत दसियों से लेकर सैकड़ों डॉलर तक बढ़ सकती है। औसतन आपको यहां आराम से रहने के लिए प्रति माह लगभग $2,500 से $3,500 की आवश्यकता होगी। नंबर 15, यात्रियों के लिए सुझाव। शहर के क्षेत्र से बाहर निकलने और वानुअतु में समुद्र तटों या झरनों में प्रवेश करते समय कई पर्यटकों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि वहां एक प्रवेश शुल्क एंट्रेंस है, तब भी जब जगह पूरी तरह से प्राकृतिक दिखाई देती है। कारण यह है कि अधिकांश भूमि राज्य के बजाय समुदायों या परिवारों के स्वामित्व में है। यह शुल्क आमतौर पर अधिक नहीं होता है, लेकिन पहले से पूछताछ करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ जगह प्रति व्यक्ति शुल्क लेती हैं, जबकि अन्य समूह के हिसाब से शुल्क लेती हैं। कुछ स्थानों पर निश्चित मूल्य चिन्ह नहीं होते हैं और शुल्क कलेक्टर मौके पर ही कीमत बताएगा। यदि आप पहले से नहीं पूछते हैं, तो आपसे सामान्य दर से अधिक शुल्क लिया जा सकता है। पारंपरिक ग्राम पर्यटन में भाग लेते समय सहज पर्यटन से सावधान रहें। कुछ द्वीपों में आपको समारोह या पारंपरिक नृत्य देखने के वादों के साथ गांव का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वास्तव में हर गांव में नियमित रूप से समारोह नहीं होते हैं। ऐसे मामले हैं जहां पर्यटकों को एक छोटे मंचन वाले प्रदर्शन की ओर ले जाया जाता है और फिर प्रत्येक छोटी गतिविधि के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा जाता है। यदि आप एक प्रामाणिक अनुभव चाहते हैं, तो समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय गाइड के माध्यम से जाना या अग्रिम रूप से ये पूछना सबसे अच्छा है कि क्या गांव नियमित रूप से आगंतुकों का स्वागत करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण नोट ये है कि फोटोग्राफी की हमेशा अनुमति नहीं है। कई गांवों में अनुमति के बिना घरों, लोगों या समारोहों की तस्वीरें लेना अपमानजनक माना जाता है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां पर्यटकों को तस्वीरें लेने के बाद उन्हें हटाने या पैसे देने के लिए कहा गया। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि पहले से पूछ लिया जाए, भले ही आप केवल परिदृश्य लैंडस्केप की तस्वीरें ले रहे हों, क्योंकि जमीन और उस पर मौजूद हर चीज समुदाय के स्वामित्व अधिकारों से जुड़ी है। अंत में, उन दिनों से सावधान रहें
जब क्रूज जहाज क्रूज शिप्स गोदी डॉक करते हैं। इन दिनों में कुछ क्षेत्रों में सेवाओं, भोजन और स्मृति चिन्हों की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि विक्रेता उन क्रूज यात्रियों को लक्षित करते हैं जो केवल थोड़े समय के लिए वहां होते हैं। यदि आपको कोई जल्दी नहीं है, तो इन व्यस्त घंटों पीक आवर्स के दौरान खरीदारी से बचने से आपको सामान्य से अधिक कीमत चुकाने से बचने में मदद मिलेगी। हमने अभी वानुअतु के बारे में 15 आश्चर्यजनक तथ्यों की खोज करने वाली अपनी यात्रा पूरी की है। मुझे आशा है कि प्रदान की गई जानकारी ने आपको इस अनूठे देश पर एक अलग, स्पष्ट और गहरा दृष्टिकोण दिया है। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे आगामी रोमांचों में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल चालू करना न भूलें। यह जानकारी केवल संदर्भ के लिए है। यात्रा पथ चिन्ह के साथ अपना कीमती समय बिताने और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।